हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पे इस वक्त जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, राहुल गांधी धरने पर बैठे 7 घंटे के बाद आखिरकार साहिल लोचाब, जिनके ऊपर पेलेट गन से हमला हुआ था, ये उनका एलिगेशन है, एफआईआर हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बड़ी जीत है, ना सिर्फ उनके लिए पर देश के युवा के लिए जिसकी आवाज वो बने हैं। पद्मजा जी, अगर एफआईआर के पीछे मंशा ये थी कि इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, तो ये जनता जानती है कि जांच राहुल गांधी के थाने पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगर ये इंसाफ की कवायद है तो जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना मंतव्य दे दिया था। अगर ये इंसाफ की लड़ाई है तो मैं स्तब्ध हूं कि हमारे नेता विपक्ष ने अभी तक इंसाफ उन वर्दी वालों के लिए नहीं मांगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं मांगा जिनको बेरहमी से मारा गया, जो लहूलुहान थे। तो कहीं ना कहीं ये गुहार इंसाफ की नहीं है, ये गुहार राहुल गांधी की निजी पॉलिटिकल यात्रा, राजनीतिक यात्रा का एक हिस्सा है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि आपने अगर अभी एफआईआर की है अब जाकर के, तो ये 14 तारीख को भी हो सकती थी, 19 तारीख को भी हो सकती थी। इतना मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मैं पहली बात तो दिल्ली पुलिस की प्रतिनिधि नहीं हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जब हम संघर्ष करते हैं जनता के लिए, उसके पीछे मंशा ये होती है कि जांच हो। आप पद्मजा जी इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, आप जानती हैं कि जांच के पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक मंशा होती है कि तंत्र क्या संज्ञान लेता है अगर किसी नागरिक ने कोई शिकायत की हो। तो इसका मतलब तंत्र ने नागरिक की शिकायत अथवा परिस्थिति को देखते हुए जांच के आदेश दिए। तो क्या राहुल गांधी के पहुंचने से पहले जांच नहीं हो रही थी? तब तो आप इसे राहुल गांधी की जीत मान सकते हैं। क्या सरकार ने संज्ञान नहीं दिया था? तब आप राहुल गांधी की जीत मान सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया था इस गुहार को? तब आप इसे राहुल गांधी की जीत मान सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी विषयों पर राहुल गांधी तटस्थ नहीं रह सके, उससे पहले ही सरकार ने तंत्रीय संज्ञान लेकर अगर जांच शुरू कर दी थी, तो क्या आज राहुल गांधी वहां पर सिर्फ अपनी निजी जीत को हस्ताक्षरित करने के लिए पहुंचे थे? ये प्रश्न उठता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब छात्र, खास तौर पर जेनजी उनके साथ है और अब छात्रों की गूंज गुजरात से, उत्तराखंड से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। क्या ये सरकार की चिंता का विषय नहीं है? उल्लेख किया है, आपने छात्रों की गूंज का उल्लेख किया, तो आपके अंग्रेजी चैनल में आप ही ने स्वीकार किया है कि मेरी तरह आपने भी इंटरनेट पर वो बातें सुनी है जहां पर पुणे में, जहां पर ये गूंज सुनने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के शायद कोई समर्थक हैं या कौन है, लेकिन वो पैसे देकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस इवेंट से वो जुड़े। अब जब पैसे देकर लोगों को राहुल गांधी से जुड़ने का निवेदन करना पड़ता है, तो ये कितना राहुल गांधी की काबिलियत को दर्शाता है और कितना कांग्रेस की मजबूरी, इस पर निष्कर्ष आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या वो झारखंड के मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना देने बैठे थे? प्रश्न उठता है कि अब राहुल गांधी केरल के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देने बैठे थे? तो अगर वो छात्रों की बात करते हैं, तो मैं शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ उस देश की जब हम नई शिक्षा नीति बना रहे थे। एक बार भी राहुल गांधी ने संपर्क कर, जबकि मैंने पत्राचार उनके साथ किया था, उन्होंने एक बार भी अपना योगदान नहीं दिया कि शिक्षा नीति, शिक्षा के तंत्र को बदलने में उनकी क्या सोच है, नीति के माध्यम से क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जब पिछले संसद के सत्र में एक बिल पारित होना था शिक्षा की पूरी कल्पना के सुधार की दृष्टिकोण से, तब भी राहुल गांधी ने अपनी ओर से कोई भी ठोस योगदान नहीं किया था। तो अगर आप उस अनुभव की दृष्टि से देखें, तो क्या जब प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन की बात आती है, राहुल जी ने क्या कभी भी, चाहे वो संसद के मार्ग से हो या फिर संवाद और संपर्क के मार्ग से हो, क्या प्रोडक्टिव कोई स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है? एक बात और मैं इसमें पद्मजा जी जोड़ना चाहती हूँ, मैं अमेठी से सांसद रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। राहुल जी भी उसी क्षेत्र से सांसद थे। जब मेरे पास ये दायित्व आया, तब वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस के न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चुने हुए प्रतिनिधि थे, बल्कि वहां से देश के 2 प्रधानमंत्री चुनकर आए, उस क्षेत्र में स्कूल में बच्चे जमीन पर पढ़ते थे। वहां पर टेबल कुर्सी लगाने की व्यवस्था तब आई जब हमारी सरकार प्रदेश में भी बनी और केंद्र में भी बनी। उस अमेठी में जमीन सरकार की ली गई, ये कहते हुए गांधी परिवार द्वारा कि वहां मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया जी की अध्यक्षता में वहां पर प्राइवेट व्यवस्था की गई, वहां पर उनके लिए गेस्ट हाउस तक बनाया गया। आज उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। वो सरकारी जमीन आज भी गांधी खानदान के ट्रस्ट के कब्जे में है।
तो शिक्षा के सुधार के अगर प्रमाण देने हैं तो मैं अमेठी की पूर्व प्रतिनिधि के नाते दे सकती हूँ, और अगर सवाल खड़े करने हैं तो राहुल जी से अमेठी के संदर्भ में खड़े किए जा सकते हैं। तो संसद में या क्षेत्र में शैक्षिक सुधार की दृष्टि से राहुल गांधी का क्या योगदान है, ये चर्चा का विषय निश्चित रूप से बनना चाहिए। पर कुछ तो गलत हो रहा होगा ना, कुछ तो नाराजगी, कुछ तो गुस्सा होगा कि लोग जंतर मंतर पहुंचे कि 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली नीट की परीक्षा रद्द होने पर। जी, जंतर मंतर में आपने जो व्यवस्था देखी वो एक विभाजित विपक्ष को देखा। जंतर मंतर पर क्योंकि मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे। तो अगर उनका विभाजित विपक्ष नहीं था, अगर वो छात्र किसी एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में पहले से कार्यरत नहीं थे, तो राहुल जी को क्या परहेज था वहां जाने से? वो खुद क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी अलग व्यवस्था क्यों बनाई? उनकी मीडिया टीम ने अपनी अलग व्यवस्था से जर्नलिस्ट से, पत्रकारों से संपर्क क्यों किया? अगर उनके दृष्टिकोण से वो छात्र राजनीतिक तौर पर नहीं बटे थे। पर नाराजगी कुछ तो होगी ना, पेपर लीक एक सच्चाई तो है देश के अंदर। पुनः कहती हूँ कि आपने जंतर मंतर में जो देखा, क्या उसमें एक विपक्ष का तंत्र लगा हुआ था? निश्चित रूप से लगा था। जहां तक बात छात्रों की आती है, तो छात्रों की जो भी डिमांड थी, क्या उस पर आपको नरेंद्र मोदी अग्रसर दिखे समाधान देते हुए? बिल्कुल। क्या उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छात्रों तक अपना विषय पहुंचाया? बिल्कुल। क्या उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया? बिल्कुल। क्या उन्होंने संसद में बिल पारित किया? बिल्कुल। और जो टास्क फोर्स बनाई पद्मजा जी, उसमें भी हर वर्ग, हर विशेषज्ञ का योगदान हो, उस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी सम्मिलित किया जिन्होंने 2014 में कांग्रेस की टिकट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो नरेंद्र मोदी ने जो प्रस्तावना की या समाधान दिया, उसमें उन्होंने राजनीतिक भेदभाव भी नहीं किया। प्रश्न ये उठता है, विपक्ष नेता ने क्या ऐसा रूप अपनाते हुए प्रोडक्टिव कोई कंट्रीब्यूशन किया? क्योंकि कहा तो ये भी मेरा ये मानना है आज का प्रसंग आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम वाले विषय पर घिरती हुई नजर आ रही थी पूरे देश में। देश में एक आक्रोश था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और विशेषतः गांधी परिवार के खिलाफ। और अब बार बार ये आप जिसका जिक्र कर रही हैं वंदे मातरम का, ये नड्डा जी ने भी बोला, क्योंकि कांग्रेस तो पलट कर ये कह रही है ना कि आप एक इमोशनल इशू बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है कि इशू है और ये इशू हमने नहीं बनाया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अंतगतवा स्वीकार करती है कि इशू बना, वरना अगर इशू नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी आपको ये बयान देती नहीं। तो इशू क्यों बना? हमने बनाया क्या? हाँ, वो कह रहे हैं आपने बनाया कि 1937 के गड़े मुर्दे आप आज उखाड़ रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड, मुर्दा है क्या? आप वंदे मातरम को गड़ा मुर्दा कहती हैं? मतलब एक ऐसा विषय, शब्द वापिस कीजिए। नहीं, ऐसा विषय क्या राष्ट्रीय गीत नहीं है क्या वंदे मातरम? पर एक तो आप कांग्रेस से प्रेरित होकर भाषा की मर्यादा ना खोएं, लेकिन गड़े मुर्दे का मतलब क्या है? क्या सोनिया गांधी को बीजेपी ने कहा था वंदे मातरम का अपमान करने के लिए? स्वेच्छा से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। और किन छंदों को बोलने से इनकार किया? वो छंद जो कहते हैं कि हम माँ भारती की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की तरह, माँ लक्ष्मी की तरह, माँ सरस्वती की तरह। तो अगर सोनिया गांधी जी को और गांधी परिवार को जगदम्बा जी से, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से इतना द्वेष है, तो फिर गोत्र क्यों बताते हैं अपना? मंदिर क्यों जाते हैं फिर? क्योंकि हिंदू धर्म के हर मंदिर में आपको जगदम्बा की आरती, आराधना, मूर्ति दिख जाएगी। और रही बात कांग्रेस पार्टी की ये कहने की कि हम 1937 में नेहरू जी जो बोलकर गए उसको स्वीकार करते हैं। नेहरू जी ने 1937 में जिन्ना की डिमांड को स्वीकार किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज अपने राष्ट्रीय कार्यालय में ये कहना चाहती है कि जिन्ना का फरमान कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में चलेगा? और जहां तक गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात आप करती हैं, तो जिन्ना ने क्या बोला था नेहरू से कि वंदे मातरम को आप संक्षिप्त कर दीजिए क्योंकि मुझे रास नहीं आता, और ये भी कहा था कि मुझे गौ हत्या करने की आप अनुमति दीजिए। तो नेहरू जी का पत्राचार है जिन्ना के साथ, जिसमें वो जिन्ना की गौ हत्या की इस मांग को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस में दम है क्या अपने राष्ट्रीय कार्यालय में आज गौ हत्या को वो स्वीकार करते हैं, ये घोषणा कर दे नेहरू जी के समर्थन में? और ये पहली बार नहीं कि सोनिया जी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। जब यूपीए की सरकार थी, 100 वर्ष पूरे हो रहे थे वंदे मातरम को, सेवा दल के एक कार्यक्रम में नहीं गई थी सोनिया गांधी सार्वजनिक घोषणा के बाद।
तो वंदे मातरम से उनका जो बैर है वो क्यों है, मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि वंदे मातरम बीजेपी की तो वंदे मातरम नहीं है।